आज हम भारत में ब्रिटिश राज की बुनियाद पर बात करेंगे। ये कहानी किसी जंग या किसी राजा की नहीं, बल्कि उन कानूनों और नीतियों की है। हाँ, वो कानून जिन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी को धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की प्रशासनिक मशीनरी में बदल दिया। हमारे पास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1857 के विद्रोह की जमीन तैयार करने वाली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तक के सारे अहम दस्तावेज हैं। और ये सिर्फ कानून के पन्ने नहीं है, ये एक खाका है कि कैसे लंदन में बैठी संसद ने धीरे धीरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की। तो चलिए इसी सफर को समझते हैं। हम एक एक कर इन पड़ावों को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर कानून के पीछे का असली मकसद क्या था। शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सवाल ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार कर रही थी, फिर ब्रिटिश संसद को सीधे दखल क्यों देना पड़ा? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। कंपनी कागज पर तो प्लासी और बक्सर के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मालिक बन चुकी थी, व्यापार करके अमीर हो रहे थे, जिसे प्राइवेट ट्रेड कहते थे, और कंपनी खुद कर्ज में डूब रही थी। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का लोन मांगना पड़ा। अच्छा, तो ये कंपनी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस पर लगाम कसने के लिए था। बिल्कुल, ये भारत के मामलों में ब्रिटिश संसद का पहला सीधा और आप कह सकती हैं संवैधानिक हस्तक्षेप था। इसका मकसद था कंपनी के कामकाज को रेगुलेट करना। और इसने क्या बड़े बदलाव किए? सबसे पहले बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, और इस कुर्सी पर बैठने वाले पहले शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका मतलब सत्ता का केंद्रीकरण शुरू हो गया था। पहले तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अपने अपने बॉस हुआ करते थे। हाँ, यहीं से सेंट्रलाइजेशन का खेल शुरू हुआ। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया, खासकर विदेश नीति और युद्ध के मामलों में। और गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनी। लेकिन इस एक्ट का सबसे बड़ा असर था 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। एक सुप्रीम कोर्ट, ये तो एक बड़ा कदम लगता है। एक आधुनिक न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत। कागज पर तो हाँ, पर असल में ये एक मुसीबत बन गई। एक्ट में ये साफ ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या होगा और गवर्नर जनरल की काउंसिल का क्या। तो फिर क्या हुआ? नतीजा, दोनों के बीच जबरदस्त टकराव। कोर्ट कंपनी के अधिकारियों को सम्मन भेजता और काउंसिल उसे मानने से इनकार कर देती। एक तरह से ढांचा तो बना दिया, पर उसकी नींव कच्ची थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने एक समस्या सुलझाने की कोशिश की और दूसरी पैदा कर दी। इसी खींचतान को खत्म करने के लिए अगला बड़ा कानून आया होगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सही पकड़ा। पिट्स इंडिया एक्ट का एक ही मकसद था, शक्तियों का साफ साफ बंटवारा करना और कंपनी पर सरकारी नियंत्रण को पत्थर की लकीर बना देना। इसे दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था भी कहते हैं ना? हाँ, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। ये उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के दिमाग की उपज थी। दोहरे नियंत्रण सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। ये काम कैसे करता था? इसे आसान भाषा में समझते हैं। लंदन में एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें 6 सदस्य थे जो ब्रिटिश सरकार के मंत्री और बड़े अधिकारी होते थे। और इसका काम क्या था? इस बोर्ड को भारत में कंपनी के सारे राजनीतिक, सैनिक और राजस्व से जुड़े मामलों पर पूरा अधिकार दे दिया गया। और कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनका क्या हुआ? कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास सिर्फ व्यापारिक मामले रह गए। मतलब राजनीति सरकार के हाथ में और व्यापार कंपनी के हाथ में। बिल्कुल। अब संसद खुलकर कह रही थी कि इंडिया हमारी जिम्मेदारी है, और इसी एक्ट में पहली बार कंपनी के भारतीय इलाकों के लिए भारत में ब्रिटिश आधिपत्य यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक ऐलान था। सही बात है। और इसने सुप्रीम कोर्ट वाले विवाद को भी सुलझाया। कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को साफ किया गया। मतलब इसने प्रशासन को स्थिर बनाया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि भारत अब एक कॉलोनी है जिसे लंदन से चलाया जाएगा। ठीक है, तो पिट्स एक्ट ने एक 2 सिर वाला सिस्टम बना दिया। इसके लगभग 10 साल बाद 1793 का चार्टर एक्ट आया। क्या ये सिर्फ एक रूटीन अपडेट था? ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया। तो फिर इसमें नया क्या था? इसके अंदर भी नियंत्रण को और कसने की कोशिश थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई
कि कंपनी क्राउन की इजाजत के बिना न तो कोई युद्ध छेड़ सकती है, न ही कोई संधि। मतलब भारत की विदेश नीति पूरी तरह से लंदन के हाथ में चली गई। हाँ, और एक और अहम सुधार था, कंपनी के अधिकारियों का वेतन बढ़ाया गया ताकि वे रिश्वतखोरी से दूर रहें। ये प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के प्रति ज्यादा वफादार बनाने की एक कोशिश थी। चलिए अब उस एक्ट पर आते हैं जहां से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, 1813 का चार्टर एक्ट। इसने कंपनी के लगभग 200 साल पुराने व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया। ये क्यों हुआ? इसकी वजह थी ब्रिटेन में हो रही औद्योगिक क्रांति। नेपोलियन की वजह से यूरोप के बाजार बंद थे, तो ब्रिटेन के नए उद्योगपतियों को अपना सामान बेचने के लिए एक नया और बड़ा बाजार चाहिए था। और उनकी नजर भारत पर थी। बिल्कुल, उन्होंने संसद पर जबरदस्त दबाव बनाया कि भारत का बाजार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्यों हो, इसे सबके लिए खोला जाए। तो ये फ्री ट्रेड की विचारधारा का नतीजा था। तो क्या कंपनी का व्यापार पूरी तरह बंद हो गया? पूरी तरह नहीं। चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, क्योंकि ये बहुत मुनाफे वाले थे। लेकिन बाकी सब कुछ, मतलब भारत के दरवाजे हर ब्रिटिश व्यापारी के लिए खोल दिए गए। और इसका भारत पर क्या असर हुआ? कहते हैं भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तबाह हो गया। तबाह हो गया ये बहुत छोटा शब्द है। ये भारत को ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए एक कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के बाजार में बदलने की पहली बड़ी चाल थी। ब्रिटेन का सस्ता कपड़ा भारत के बाजारों में भर गया और हमारे बुनकरों का काम ठप हो गया। इसी एक्ट में ईसाई मिशनरियों और शिक्षा को लेकर भी तो बड़े प्रावधान थे। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म प्रचार करने की कानूनी इजाजत मिल गई। और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट, ये तो काफी प्रगतिशील लगता है। लगता तो है, लेकिन इसके पीछे का मकसद भी समझना होगा। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारतीयों की शिक्षा उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका असली मकसद ऐसे भारतीय तैयार करना था जो रंग से तो भारतीय हों, पर सोच से अंग्रेज, जो क्लर्क बनकर राज चलाने में मदद कर सकें। तो अगर 1813 का एक्ट आर्थिक शोषण का दरवाजा था, तो 1833 का एक्ट प्रशासनिक शिकंजे को पूरी तरह कसने जैसा था। बिल्कुल, इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक पंख बुरी तरह काट दिए। चाय और चीन का एकाधिकार भी खत्म। अब कंपनी सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था थी जिसका काम क्राउन के लिए भारत पर शासन करना था। और इसी एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बदल दिया था, है ना? हाँ, ये बहुत गहरा बदलाव था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अब पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जिसके पास पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार था। एक केंद्रीकृत अखिल भारतीय औपनिवेशिक राज्य की स्थापना। इसी एक्ट ने भारत को उसका पहला लॉ कमीशन भी दिया, लॉर्ड मैकॉले वाला। हाँ, और ये ब्रिटिश राज की सबसे स्थायी विरासतों में से एक है। इसी लॉ कमीशन ने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी और दूसरे कानूनों की नींव रखी, जिनका ढांचा आज भी हमारी कानूनी व्यवस्था में मौजूद है। इसमें भारतीयों के लिए भी कुछ था। सुना है सरकारी नौकरियों में भेदभाव खत्म करने की बात कही गई थी। हाँ, सैद्धांतिक रूप से एक्ट में कहा गया कि किसी भी भारतीय को सिर्फ उसके धर्म या रंग के आधार पर नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा थी। लेकिन क्या ये लागू हुआ? हकीकत में नहीं। ऊंचे पद अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित रहे, पर इसने भविष्य में राष्ट्रवादियों को अंग्रेजों पर सवाल उठाने का एक नैतिक आधार दे दिया। और अब हम पहुंचते हैं कंपनी के आखिरी चार्टर पर, 1853 का एक्ट, 1857 के विद्रोह से बस 4 साल पहले। इसमें संकेत नहीं बल्कि साफ साफ लिखा था कि कंपनी का समय पूरा हो गया है। पहली बार कंपनी के चार्टर को किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं बढ़ाया गया। इसका मतलब था कि ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी से सत्ता छीन सकती है। एक तरह का नोटिस पीरियड था। बिल्कुल। और इस एक्ट ने प्रशासन में भी बड़े बदलाव किए। पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी यानी कानून बनाने वाले और कार्यकारी यानी उन्हें लागू करने वाले कामों को अलग किया गया। और एक मिनी पार्लियामेंट जैसी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनी। हाँ, जिसमें पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व का विचार भी आया। लेकिन शायद इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत। मतलब आईसीएस में भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन। सही कहा। इससे पहले तक भर्ती भाई भतीजावाद से होती थी। अब तय हुआ कि भर्ती एक प्रतियोगी परीक्षा के जरिए होगी, जो लंदन में होगी। सैद्धांतिक रूप से इसने भारतीयों के लिए भी दरवाजे खोल दिए।
हालांकि इसे पास करना उनके लिए लगभग असंभव था। इन कानूनों के सफर के बाद अब हम उस नीति पर आते हैं जो कानून नहीं बल्कि एक गवर्नर जनरल की जिद थी, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं। इसने 1857 की आग में घी का काम किया। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सबसे नंगा और आक्रामक रूप था। ये सिद्धांत था क्या आखिर? सिद्धांत बहुत सीधा था। अगर किसी रियासत का राजा बिना अपने किसी पुरुष वारिस के मर जाता है तो उसके गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और उस रियासत को सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। ये तो भारतीय परंपरा पर सीधा हमला था। बिल्कुल, और इसका शिकार बनी रियासतों की सूची लंबी है। सतारा, संबलपुर, नागपुर और सबसे मशहूर झांसी। रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, 1854 में जब झांसी के राजा की मृत्यु हुई तो रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए बेटे दामोदर राव को वारिस मानने से इनकार कर दिया गया। इसी अन्याय ने उन्हें क्रांति का प्रतीक बना दिया। लेकिन डलहौजी सिर्फ इसी बहाने का इंतजार नहीं करता था। उसने कुशासन का आरोप लगाकर भी राज्यों को हड़पा। हाँ, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण था अवध। 1856 में अवध पर नवाब वाजिद अली शाह के कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये 1857 के विद्रोह का शायद सबसे बड़ा तात्कालिक कारण बना। अवध का विलय इतना विस्फोटक क्यों साबित हुआ? क्योंकि उस समय कंपनी की बंगाल आर्मी में 70 से 75% सिपाही अवध और उसके आसपास के इलाकों से ही आते थे। जब उनके अपने राज्य पर कब्जा हो गया तो ये उनके लिए एक व्यक्तिगत अपमान था। तो इस एक कदम ने शासकों, सिपाहियों और आम जनता सबको अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर दिया। सही बात है। तो 1773 से 1856 तक की ये यात्रा कमाल की है। एक दिवालिया होती कंपनी पर लगाम कसने की कोशिश से शुरुआत हुई और अंत में आक्रामक नीतियों के जरिए सीधे भारतीय राज्यों को निगलने का काम हुआ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरी प्रक्रिया भारत में एक आधुनिक, केंद्रीकृत प्रशासनिक और कानूनी ढांचे की नींव रख रही थी। लेकिन इसका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं बल्कि औपनिवेशिक नियंत्रण को और मजबूत बनाना था। कानून का राज, सिविल सेवा, एक समान दंड संहिता, ये सब इसी दौर की देन है। लेकिन इनकी आत्मा औपनिवेशिक थी। ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारी आज की चर्चा यही खत्म होती है, लेकिन एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। इन अधिनियमों ने जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था बनाई, जैसे कि सिविल सेवा, एक समान कानून, एक केंद्रीय सरकार का ढांचा, उसका कितना अंश आज भी स्वतंत्र भारत की शासन प्रणाली में जीवित है? क्या हम आज भी अनजाने में उसी ढांचे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जिसे हमारी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि हम पर शासन करने वालों की जरूरतों के लिए बनाया गया था?